क्रिमिनल्स को जेल से निकाल देना और उनकी बीवियों को चुनाव लड़ा देना, और तब आप हमें तो ये नहीं कह सकती, आप भी महिला हैं, कि महिला सशक्तिकरण हो गया, या दही जमा के अपने पीछे में बैठाने के लिए महिलाओं को रखना, दैट इज़ नॉट सशक्तिकरण। जिनको चुनाव चिन्ह पहली चरण के बाद मिला, अगर कॉमन सेंस है उन लोगों के पास जो इस तरीके की ज़बान बोल रहे हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि अगर 3 चरण में चुनाव हुआ और पहली चरण के बाद चुनाव चिन्ह मिला, तो चुनाव जीतने का सवाल कहाँ से पैदा हो रहा था? तो हताशा कहाँ से आई? हम तो जानते ही थे कि यही नतीजे आएंगे। आप प्रशांत किशोर को चैलेंज नहीं मानती हैं? मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है मानने की। उन्होंने तो खुद ही कहा कि वो चाणक्य हैं। 2 साल तक पद यात्रा किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में फैसला होगा चुनावों में। तो चुनाव तो हो गए, उसके नतीजे तो आ गए, फिर उन्होंने फैसले का डेट बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मानत जब्त होगी तो क्या हो गया, अब जो फैसला होगा वो तो गांधी मैदान में ही होगा। यही था कि अब फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, तो गांधी मैदान तो खाली ही रह गया। तो फिर उन्होंने अब डेट बढ़ा दिया है, और इधर नौवीं फेल किसी को कह रहे हैं। अरे आपको एक्शन देखने की ज़रूरत है ना, एक्शन देखिए, एक्शन इज़ एलोक्वेंस। तेजस्वी जी जो कि इतना अपने पार्टी का विरोध झेल के भी A to Z कर रहे हैं, हर जाति को मिलाने की बात कर रहे हैं, और आप जो आइंस्टाइन आए हैं वो कह रहे हैं कि हम शादी कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, तो एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, गांव में अभी भी जहाँ कैडर होता है जो चुनाव जिताती है और हराती है, वहाँ पे अभी भी 2 गुट है। एक महागठबंधन है जिसको लीड तेजस्वी जी कर रहे हैं, और एक बीजेपी है जिसका ज़बरदस्त कैडर है। ये 2 हैं, और इन दोनों के अलावा अगर किसी में वोट स्विंग करने की ताकत है तो वो सिर्फ हम में है और किसी में भी नहीं। अब युवाओं का भी एक वक्त है, और आप हर युवा एजिस तो नहीं होता ना कि हमें ये सिखा दिया गया है कि जो बहुत बूढ़े लोग होंगे वही राजनीति करेंगे। और यही भी कारण है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि युवा हैं, वो उनसे रिलेट कर सकते हैं। इधर ये बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में सेकेंड जनरेशन युवा बनाए ही नहीं है। जो युवा हैं वो इनकी पार्टी में 50s में, 60s में। चिराग पासवान को आप कैसे देखती हैं? मतलब अगर बात सिर्फ युवा होने की होनी चाहिए तो मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगी कि मुझे लगता है कि आप राजनीति में आएंगी तो राजनीति बदलेगी। उनका क्रेडेंशियल बस यही है कि वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, और जो वो ये फर्स्ट बिहार और क्या सब बोलते हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि बिहार मुझे बुला रहा है। लाइक आप झारखंड में हैं क्या MP? कि होनोलुलु में MP है या है ही नहीं? जो एक बहुत बड़ा देश का व्यक्तित्व है उसके साथ स्टेज शेयर कर लेने से आप MP हो गए। मतलब हुए तो आप उसी वजह से MP हैं, क्योंकि अकेले अगर वो चुनाव लड़े तो उनको 5,000 से ज़्यादा नहीं आता है। आपके ड्रेसिंग कोड और मास्क को लेके बहुत चर्चा होती है कि अक्सर तो नेता वाइट कपड़ों में दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े चाहे दाग कितने भी हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक कहावत है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, और इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी रातों रात एक नाम बिहार की राजनीति में चमक उठा। अखबारों के फ्रंट पेज में, पोस्टर्स में, और चर्चा होने लगी कि आखिरकार पुष्पम प्रिया चौधरी है कौन। और उस पोस्टर्स में और अखबारों के फ्रंट पेज पे ये लिखा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया चौधरी। तो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वही पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो ये साल बिहार विधानसभा का साल है, आपको याद ही होगा, और कई दिग्गज मैदान में। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ये बताइए पुष्पम प्रिया जी, 2020 में आपने चुनाव लड़ा बिहार विधानसभा का। 25 की तो बात हम करेंगे, पहले 20 से ही शुरुआत करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस के बाद आपको देखा नहीं गया, ना आप कहीं दिखी, ना आपकी चर्चा हुई, लोकसभा में भी काफ़ी नाम आपका आया, लेकिन उसके बाद भी आप चुनावी मैदान में नहीं थी। तो क्या कर रही थी पुष्पम प्रिया चौधरी? कौन सी जगह पे देखा होना, मतलब देखा होना होता है मतलब जिस तरीके पोस्टर्स पे, मीडिया में खबरें आने पे, तो ये तो सिर्फ जो ड्राइंग रूम में लोग हैं या मोबाइल पे जो लोग देख रहे हैं वही देख सकते हैं। और जो ग्राउंड है हमारा, जो ग्रामीण बिहार है, उसमें जो लोग रहते हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो आपको देख रहे हैं कि नहीं, उनकी जो समस्याएं हैं वो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो पिछले 5 वर्षों में हमने बिहार में 45,000 गांव हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें कि कोई जाता भी नहीं है। तो हम ऐसे ही गाँव में पाए जा रहे थे
जिसका डिटेल आपको मिलेगा। जो हमारा जो अकाउंट है एक्स, जो आप जिसको कहते हैं ट्विटर को, तो उस पे विथ एविडेंस उन लोगों के लिए जो ये बातें फैला रहे हैं कि हम नहीं थे, वो वहाँ पे आपको एविडेंस के साथ मिलेगा कि वो कौन से मुद्दे थे जो हमने उठाए। उस पे सरकारों ने कार्रवाई भी की और वो बहुत ही मैसिव मुद्दे थे। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, मोस्टली मुझे लगता है कि मीडिया में लोग ये इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, और उसके दो बहुत इम्पोर्टेंट कारण थे। हमने 2023 में जुलाई में अपने पिता को खो दिया था और वो बहुत ही सडन था, बहुत अचानक हुआ, और हमने उनको मुखाग्नि दी। तो एक चीज़ होती है कि 1 साल तक जो मुखाग्नि देता है वो करता होता है, और उसके लिए ये नियम होता है कि आप कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे। तो राजनीति हमारे लिए काफ़ी शुभ है, वो ऐसा है। तो हमने अपने पार्टी के लोगों से 1 साल मांगा कि आप हमें वो 1 साल दीजिए, और उसके तुरंत बाद इनफैक्ट कोइंसाइड हुआ, लोकसभा इलेक्शन भी कोइंसाइड हुआ। तो हमने ये भी कहा पार्टी में कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए, बट आई वोंट बी देयर। तो ये एक निर्णय लिया गया कि नहीं, तब हम नहीं लड़ेंगे। जी, एक सवाल ये भी उठता आया है कि अगर हम आपके परिवार की बात करें, आपकी बात करें, आपकी तो फैमिली ही राजनीति में है। काफ़ी आसान रास्ता था आपके पास कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर ले, जेडीयू, और आप ये मानती भी होंगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी आसानी से महिलाओं को टिकट भी दे देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी है, और इन सब से अलग हट के अगर राजनीति करनी थी तो आप आरजेडी में भी शामिल हो सकती थी। तो आखिरकार क्या वजह है जो आपने संघर्ष का रास्ता चुना? क्यों आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं गई, या फिर क्यों बीजेपी में नहीं गई, या फिर क्यों आरजेडी में नहीं गई? देखिए, जब आप क्यों राजनीति करना चाहते हैं, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर व्यक्ति का इसका अलग अलग जवाब होगा, जो इस बात पे डिपेंड करता होगा कि उसका क्रेडेंशियल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अब अगर आप हमारी बात करें तो हम एक पॉइंट पे बिहार से निकल गए थे, यूके मूव कर गए थे, जो कि दुनिया का सबसे विकसित शहर है, जहाँ पे एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो अगर राजनीति सिर्फ करना था, क्योंकि सिर्फ राजनीति करना है, तो यूके में राजनीति करते, यहाँ आने की तो ज़रूरत नहीं थी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोड़ के। लेकिन यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। और जब आप ये सारे बड़े जो नाम कह रहे हैं, अगर आप इनकी पार्टी में जाके और व्यवस्था बदलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। वो आप भी जानते हैं, महिला तो रहने दीजिए, टिकट महिला को दे देना और टोकन बना देना वो एक अलग चीज़ होती है। क्रिमिनल्स को जेल से निकाल देना और उनकी बीवियों को चुनाव लड़ा देना, और तब आप हमें तो ये नहीं कह सकती आप भी महिला हैं कि महिला सशक्तिकरण हो गया, या दही जमा के अपने पीछे में बैठाने के लिए महिलाओं को रखना, दैट इज़ नॉट सशक्तिकरण। फिर तो यही कारण है कि अभी भी महिलाओं की वही हालत है। 50% आप नीचे में रिजर्वेशन भी कर दी। मुखिया पति एक पोस्ट है कायदे से अब, जो गैर कानूनी है, लेकिन उसको तो लोग लगाते ही हैं। तो इस तरीके की राजनीति हमें नहीं करनी है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। आप जानती हैं कि अभी भी जो राजनीति है वो महिलाओं का क्षेत्र नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। अभी भी एक महिला विरोधी पूरा तंत्र है जो पुरुषों को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन महिलाएं बोले ये नहीं टॉलरेट कर सकता। जो फैक्ट, यही कारण है कि इस देश के इतिहास में बहुत कम पार्टीज़ हैं जिनकी अध्यक्ष महिलाएं हैं, जो अपने दम पे महिला हैं और उस पार्टी को लीड कर रही हैं, जो किसी की टोकन नहीं है कि कोई पसंद करता था तो बना दिया, उस तरीके की चीज़ें नहीं है। वो बहुत कम है, मतलब गिने चुने ही नंबर्स पे ऐसे लोग। तो उसका कारण ये होता है, जब आप अपनी पार्टी लीड करते हैं, उसका कारण होता है कि आप अपनी शर्तों पे राजनीति करना चाहते हैं। और हमारी वो शर्त ये है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ गए तो, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तब तो डेफिनेटली एक विजन होना चाहिए जिस पे हम काम करना चाहते थे। आप लोगों की पार्टी का क्या विजन था? क्योंकि काफ़ी आप लोग ने चकाचौंध के साथ अपनी पार्टी का नाम आगे रखा था, आपका भी नाम काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन जो हताशा 2020 में मिली, आप खुद भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, हार गई, आपकी पार्टी की स्थिति भी ठीक नहीं थी। ये चकाचौंध बड़ी दुनिया से जब आप निकली, तो आप लोगों का क्या विज़न है? इस बार आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है, और क्या लगता है कि इस बार बिहार की जनता जाति से हट के वोट करेगी? क्योंकि बिहार में तो जाति आधारित ही वोटर्स है। देखिए, हम लोग के यहाँ के, मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूँगी कि एक डफली दे दी जाती है जी। लोगों को,
और वो डफली जनता को भी दे दी जाती है, कुछ लोगों को, मीडिया के भी कुछ लोगों को दे दी जाती है, और लोग उसको बजाने लगते हैं। तो एक डफली दे दी गई है हमारे बारे में कि 2 हफ्ते में जिनको चुनाव चिन्ह पहली चरण के बाद मिला, अगर कॉमन सेंस है उन लोगों के पास जो इस तरीके की ज़बान बोल रहे हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि अगर 3 चरण में चुनाव हुआ और पहली चरण के बाद चुनाव चिन्ह मिला, तो चुनाव जीतने का सवाल कहाँ से पैदा हो रहा था? तो हताशा कहाँ से आई? हम तो जानते ही थे कि यही नतीजे आएंगे। और चुनाव हारना, नीतीश जी भी चुनाव हारे थे। पिछले 20 वर्षों से वो बिहार की मुख्यमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जी भी कभी चुनाव हारी थीं। तो ये सब फालतू की बात, वही डफली है जो इन्होंने बांट दी है। जैसे वो कुछ बांटते हैं ना, जब चुनाव आते हैं तो चीज़ें बांट, ये झंडा ले लो, ये डफली ले लो, तो अपने समर्थकों को एक डफली दे दी है, वो बजा रहे हैं। इट डजंट रियली मैटर। हम अपने आप को लॉन्च करने के लिए आए थे। कोविड का साल था, ये भी भुला गया सबको, याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही है। कोविड का साल था, लॉकडाउन था, जुलाई के बाद लॉकडाउन खुला था। तो हम ये जानते थे कि, और मैक्सिमम लोगों ने हमें कहा कि मत लड़िए इस साल, क्योंकि हमें तो पता है कि यहाँ पर डफली वाली आदत है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कमिटमेंट कहते हैं। हम जिस दिन आए, हम बहुत सारा उम्मीद लेके आए, बहुत सारा होप लेके आए, और हमें जिस तरीके का ट्रैफिक मिला, वो देश में बिल्कुल लोग, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि बिहार में जहाँ पे जाति के नाम पे वोटिंग होती है, वहाँ पे ये कौन महिलाएं हैं और इनको इतना कैसे समर्थन और प्यार मिल रहा है। सो मच सो कि उसके बाद तो इतनी सारी पार्टीज आ गई मैदान में, जिनके पास उससे पहले तो कुव्वत भी नहीं थी कि पार्टी बनाते, तो सब हमें आके और हमें कॉपी करने लगे। तो वो समर्थन चूंकि हमें मिला, वो विश्वास चूंकि हमें मिला, इसलिए हमने उस कमिटमेंट को रखा। और हम ये भी चाहते थे कि जो हमारी पार्टी है, जो हमारा संगठन है, वो लड़े और हारे। क्योंकि चुनाव कोई शादी नहीं है या आईपीएल का खेल नहीं है कि एक बार होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। वो एक एक्सपीरियंस है। और हमने एक ऐसा पीढ़ी बनाया, एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें नए लोग थे, उनको उस एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। तो इस वजह से भी हमने वो चुनाव लड़ा। जहाँ तक विजन का सवाल है, तो हम क्लियरली बहुत छोटे में इसका आपको जवाब देंगे कि आज जितनी भी नई और जितनी भी पुरानी पार्टी जो भी बदलाव की बात कर रही हैं, वो सब हमारा ही 2020 में विजन था, जो एविडेंस के साथ जो एक्स और सोशल मीडिया है उस पर उनका भी खोला जाए। हो ही रहा होगा। रिसर्च जो होता है ना राजनीति में, वो कहीं ना कहीं देश विदेश में कोई बैठ के बिहार पे कर ही रहा होगा, और ये सारी चीज़ें खंगाल ही रहा होगा कि ये जो भी हैं, इन्होंने सबसे पहले इस सारे विजन की चर्चा की। अच्छा, पुष्पम प्रिया जी, एक सवाल ये भी है, आपने खुद कहा कि कई पार्टियां आ गई हैं, एक तरफ शिवदीप लांडे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पांडे, और जहां बात करें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, काफ़ी कड़ी टक्कर है, मुकाबला काफ़ी ज़्यादा है। आप कैसे देख रही हैं ये नए पहलवानों को, और क्या पुष्पम प्रिया चौधरी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? कोई नए पहलवान नहीं है। लोग ये वैसे जैसे हम राजनीति करने आए, अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। 2 ही पार्टीज हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हम 4 लेवल्स पे राजनीति होती है। एक लेवल पे राजनीति होती है दिल्ली और पटना के ड्राइंग रूम में, जिसमें कि लोग बैठ के सोचते हैं, अच्छा देखो ऐसा हो गया है और अब ऐसा होगा, देखो ये आ गया है अब ऐसा होगा, ये आ गई है। उनको कोई भी ग्राउंड रियलिटी की जानकारी नहीं होती। प्रशांत किशोर की तरफ आप इशारा हम आएंगे उन पे भी, हम उनकी इशारा नहीं कर रहे, हम इन जनरल आपको बता रहे हैं। उसके अलावा एक राजनीति होती है जो नेताओं के बीच में होती है, जो बैठ के जोड़ते रहते हैं कि अच्छा इसका इतना % है, इसका इतना % है, और उस पर उनको क्लैरिटी रहती है कि अच्छा क्या होना है इनके साथ। एक राजनीति होती है जो कि मीडिया पे होती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, कि इसकी शक्ल अच्छी दिख रही है, वो क्या कहते हैं, देखने में ये बहुत ही डैशिंग पुरुष लग रहे हैं, तो इनकी खबरें चलाते हैं, तो इन्फ्लक्स आएगा हमारी तरफ। और एक असली राजनीति होती है जो गाँव में होती है। गांव में अभी भी जहां कैडर होता है, जो चुनाव जिताती है और हराती है, वहां पे अभी भी 2 गुट है। एक महागठबंधन है जिसको लीड तेजस्वी जी कर रहे हैं, और एक बीजेपी है जिसका ज़बरदस्त कैडर है। ये 2 हैं, और इन दोनों के अलावा अगर किसी में वोट स्विंग करने की ताकत है तो वो सिर्फ हम में है और किसी में भी नहीं। आप प्रशांत किशोर को चैलेंज नहीं मानती हैं?
मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है मानने की। उन्होंने तो खुद ही कहा कि वो चाणक्य हैं। 2 साल तक पदयात्रा किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में फैसला होगा चुनावों में। तो चुनाव तो हो गए, उसके नतीजे तो आ गए, फिर उन्होंने फैसले का डेट बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मानत जब्त होगी तो क्या हो गया, अब जो फैसला होगा वो तो गांधी मैदान में ही होगा। यही था कि अब फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। तो गांधी मैदान तो खाली ही रह गया। तो फिर उन्होंने अब डेट बढ़ा दिया है, और डेट बढ़ा के अब पता नहीं कब फैसला होना है। तो फैक्ट्स पे बातें करनी होंगी ना, हम क्या बोलेंगे, हम तो उन्हीं के फैसले का निर्णय आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें, जन स्वराज पार्टी है, खुद भी रणनीतिकार रहे हैं और आप भी कह रही हैं कि वो खुद भी कहते हैं कि हम चाणक्य हैं, लेकिन उपचुनाव में हार मिली और इस बार का जो गांधी मैदान का शो था वो भी फ्लॉप रहा। और रिसर्च टीम उनकी काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी कुछ रिसर्च करके निकालते हैं। नीतीश कुमार को चैलेंज करते ही रहते हैं, सम्राट चौधरी भी निशाने पे रहते हैं। ओवरऑल आप प्रशांत किशोर को कैसे देखती है और आपको लगता है कि ये बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव ला पाएंगे? जहाँ तक उनकी रिसर्च का सवाल है तो उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है, नॉट अ सिंगल वन। हम कोई झूठ मूठ का क्लेम नहीं कर रहे, हम आपको भी इनवाइट कर रहे हैं और जनता में जो पढ़ी लिखी जनता है उसको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप उनका पेज निकालिए उनकी पार्टी का, और हमारा 2020 का जाके पेज खोलिए। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जो हमने 2020 में नहीं बोला था। आप एक हमें ला के दिखा दीजिए, एंड आई विल डू वॉट एवर यू आस्क मी टू डू। ये हो गया उनका रिसर्च का वर्क। कॉपी पेस्ट नहीं, उसको चोरी कहते हैं। उसको वेस्ट में जहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई की है, अगर आप किसी की बातें बिना उनको क्रेडिट दिए हुए कहते हैं तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, जो चोरी होती है। और जो आइडियाज़ चोरी करेगा वो तो वैसे भी तो भ्रष्ट ही है। ये भी शायद वो भी एक कारण है कि पैसा आ रहा है कहीं से, कहाँ से आ रहा है वो तो हमें नहीं मालूम। जहाँ तक उनके चाणक्य होने की बात है और रणनीतिकार होने की बात है, हम ये जानना चाहेंगे कि वो रणनीतिकार और चाणक्य कैसे हैं। लाइक उसका एविडेंस क्या है। वो मोदी जी को चुनाव जिताए थे, ये एविडेंस है, यही कारण है कि वो कहते हैं कि हमने मोदी जी को चुनाव जिताया। मोदी जी कौन है? क्या हम जानते भी हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। जब वो पीएम का कैंडिडेट थे, क्या हम भूल गए हैं कि वो आदमी कौन थे? वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। उस गुजरात के जिसका एक ग्रोथ मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है। और वो किनको चुनाव जिता है? नीतीश जी को। नीतीश जी के चाणक्य थे। क्या हम जानते हैं कि नीतीश जी कौन है? 2015 में नीतीश जी कितने टर्म मुख्यमंत्री थे? कितने टर्म मुख्यमंत्री थे? सोचिए, 2005 से 2015 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। 2010 में नीतीश जी लैंडस्लाइड जीते थे, उसके बाद के ही चुनाव थे। और उस वक्त में नीतीश जी के साथ कौन था? बिहार की दो सबसे बड़ी कौन पार्टीज? राजद है और बीजेपी है, और नीतीश जी हैं। नीतीश जी किसके साथ चुनाव लड़े थे? राजद के साथ चुनाव लड़े थे। तो अब जो भी कारण हो, उनका बहुत सारा पैसा, शोबाजी, या उनका सरनेम जो कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो कुछ भी तो नहीं बोलना चाहिए ना। कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो फैक्ट्स पे चर्चा करनी चाहिए। ये सब कहना कि नीतीश जी को हम बनाए, मोदी जी को हम बनाए, ममता बनर्जी जी को हम बनाए। बंगाल, आप तो महिलाएं, आप जानती हैं कि बंगाल मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तभी महिला मुख्यमंत्री है जो इतने दिनों से। हम मिथिला के हैं, मिथिला और बंगाल बहुत ही सिस्टर रीजन है। हम भी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, हमारा कल्चर बहुत ही मिलता है। हम बिहार में आ गए तो थोड़ा सा महिलाओं के प्रति हम थोड़ा पिछड़ गए हैं उस सोच में, लेकिन वो तो वैसा नहीं है, वो जगह तो वैसी नहीं है। तो आप ममता बनर्जी जी को बनाए और ये सब कह के आप खुद को बेशर्मी से रणनीतिकार और चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। क्या हो क्या गया है लोगों को? ये नफरत वाली वोटिंग की भावना कब जाएगी बिहार से? कास्ट को लेके नफरत, धर्म को लेके नफरत की कोई भी आदमी आ गया और कुछ भी झुंझुना दे दिया और हम वो झुंझुना बजाने लगे। अनट्रूथफुल बातें नहीं करते हैं, ट्रूथफुल बातें करते हैं। कोई चैलेंज नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर? बहुत अच्छी है, चैलेंज क्या, वो बन जाए। बहुत अच्छी बात है कि 243 हैं, चाणक्य हैं, पहले चाणक्य जो खुद को ही बनाना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी किसी के साथ गठबंधन करेंगी? आरजेडी है, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे अगर आपको ऑफर मिलता है, और कितनी सीटों पर आप तैयारी कर रही हैं?
देखिए, तैयारी तो हम कर रहे हैं। हमने 2 हफ्ते में, जैसा कि हमने अभी आपको कहा, बिहार की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था। बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। 148 जी। और हमारे 100 खारिज हो गए थे, उसके बाद 148 थे। अच्छा 100 खारिज किए इन लोगों ने। इनको इतना खौफ था उस वक्त भी कि इन्होंने 100 कैंडिडेट, सोचिए, जो कि पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को इन्होंने खारिज कर दिया। और दूसरे पार्टी के कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं आप भी जानते हैं, इनका आज तक खारिज नहीं हुआ है। तो हमने तब भी सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा। और तो अभी तो ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। अब तो 2 हफ्ते वाला और पार्टी ही नहीं रजिस्टर हुआ, ये सब प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन हाँ, हम ये वास्तविकता जानते हैं कि हमने आपको बोला 2 धुरी है, बस यही है। लेट्स नॉट टीआरपी को वो करते हैं। 2 धाराएं हैं, उस 2 धाराओं पे फोकस करने की ज़रूरत है। और आप जानती हैं कि हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो बहुत तगड़ा सोशल स्ट्रक्चर है। मतलब 2-3 लोगों से माइक लगा के पूछने के लिए कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है, बट दिस इज सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी स्ट्रांग। तो जब वो चुनाव के 24 घंटे आते हैं और चीज़ें और भी ज़्यादा पोलराइज हो जाती हैं, हम ये चीज़ें जानते हैं, तो उनके साथ जो वाकई में बदलाव करने में इंटरेस्टेड है, जो हमारे साथ टेबल पे बैठ के और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी होंगे, हम उनके साथ जाने के बारे में सोचेंगे इस बार। और कितनी सीटें चाहिए आपको मिनिमम? ये तो इट्स टू अर्ली फॉर दैट। सीटें के लिए अभी बोल देना थोड़ा अर्ली है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या बैठ के वो विजन डॉक्यूमेंट बना पाते हैं, क्या वाकई में कोई भी लोग, और हम कास्टिस्ट नहीं हैं तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कौन लोग हैं। अगर उनको वाकई में बिहार में बदलाव करना है, जो 2020 में हमारे देखा देखी अब सब बोलने लगे हैं, तो हम टेबल पे बैठते हैं और एक तगड़ा विजन वाला प्रोग्राम बनाते हैं कि अगले 20 साल के लिए हम बिहार को किधर लेके जाएंगे, तब हम सोचेंगे। उसके बाद सीटों पे चर्चाएं होंगी। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के बोल सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। आप अगर इन दोनों धाराओं में जाएंगी भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो प्री डिसाइडेड है। एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के पास जाएंगे तो नीतीश कुमार। ऐसे में जहां आप भी कहती हैं कि आपको भी बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या इस पर पैरेलल चीज़ें बैठेंगी? देखिए, मैंने तो अभी आपको कहा ना कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि विजन डॉक्यूमेंट कैसा है, हम कैसा प्रोग्राम बना पाते हैं। एनडीए ने तो अभी तक घोषणा ही नहीं की है मुख्यमंत्री उम्मीदवार की। लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि नीतीश जी का हेल्थ बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। और हम बात सिर्फ आने वाले दिनों की नहीं, 5 महीने 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगले 5 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ये तो एक तरीके से गुमराह करना हुआ ना कि क्या अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी ऐसे ही रह जाएंगे? क्या जनता अगले 5 वर्षों को ध्यान में रख के नीतीश जी को चुन लेगी? क्या जिन्होंने मिथिला में ही जाके जिन्होंने ये कहा स्टेज पे कि अंत वाला तो सब भला, और इस चीज़ को लोगों के सामने बेसिकली विक्टिम प्ले करके जो उन्होंने अपनी तरफ जो वोट लाया, क्या वो उनको लगता है कि मिथिला में लोग भूल गए हैं कि वो अंत था, वो लास्ट चुनाव था? तो अभी तो गए नहीं है ना ये लोग। तो ये उधर से मुझे लगता है कि एक फेस कम से कम आपको ये इंडिकेशन देने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट कौन होगा। और वो जो नेक्स्ट होगा वो क्या उसी एज ब्रैकेट में होगा जिसमें तेजस्वी जी हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप युवा हैं, कि अब युवाओं का भी एक वक्त है। और आप हर युवा एजिस तो नहीं होता ना कि हमें ये सिखा दिया गया है कि जो बहुत बूढ़े लोग होंगे वही राजनीति करेंगे। और यही भी कारण है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि युवा हैं, वो उनसे रिलेट कर सकते हैं। इधर ये बूढ़े लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में सेकेंड जनरेशन युवा बनाए ही नहीं है। जो युवा हैं वो इनकी पार्टी में 50s में 60s में, तो मे बी मैं उनको मान भी लूँ युवा, लेकिन जो 20 साल के जो बच्चे हैं वो तो नहीं मानेंगे। तो उधर से तो कुछ भी क्लियर नहीं है। हाउएवर, हाँ, अगर ऐसा विजन आया जिसमें कि ये मुझे नज़र आएगा कि हाँ बिहार आगे जा सकता है इस विजन पे, जिसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम इस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो विजन की बात हो रही थी, तो आपको तेजस्वी यादव का विजन कैसा लगता है? क्लियर है, सही लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे और जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं वो बेटर रहेंगे? जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं वो अच्छी है। इसका कारण ये है कि अभी तो आपने जिनका नया नया नाम लिया, उन्होंने भी हाल फिलहाल में बोला जातिवादी कोनोटेशंस के, नवी फेल हैं, काफ़ी इल्ज़ाम भी लगते हैं हाँ, तेजस्वी यादव। और वो खुद तो बहुत ही आइंस्टाइन हैं। इसी वजह से लोगों को कहते हैं कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है।
उनको क्या लग रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या जातिवादी बातें कर रहे हैं? जो शादी कराता है वही श्राद्ध, आइंस्टाइन ऐसे बोल रहे हैं और इधर नौवी फेल किसी को कह रहे हैं। अरे आपको एक्शन देखने की ज़रूरत है ना, एक्शन देखिए, एक्शन इज एलोक्वेंस। तेजस्वी जी जो कि इतना अपने पार्टी का विरोध झेल के भी A to Z कर रहे हैं, हर जाति को मिलाने की बात कर रहे हैं, और आप जो आइंस्टाइन आए हैं वो कह रहे हैं कि हम शादी कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। तो एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें तेजस्वी जी अपने आप को अच्छा कैरी कर रहे हैं, और उसके अतिरिक्त जहाँ तक विजन का सवाल है, नहीं, हमें अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से कोई विजन नज़र नहीं आया है। हाँ, आपने बोला है कि हम 3 चीज़ दे देंगे, हम इतनी बिजली दे देंगे या हम फ्री में पेंशन दे देंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं को पेंशन देंगे, तो उसमें गिवन तो ये है ना कि आप मान रहे हैं कि आप उनको नौकरी नहीं देंगे। तो ये मैनिफेस्टो 5 वर्षों के लिए नहीं होना चाहिए। वही हम आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो होना चाहिए, बेसिकली वो एक प्लान होना चाहिए। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तो एक प्लानिंग कमीशन बना था, एक प्लान बना था कि हम इस तरफ जाएंगे, और अगर अब सत्ता पलटेगी, अगर अब नए लोगों को सत्ता दी जाएगी, तो नए लोगों का ये दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि वो बैठ के एक टेबल पे वो प्लान बनाएं कि बिहार किधर जाएगा। एक सवाल ये भी है, अभी केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, युवा हैं, आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। आपको लगता है ऐसे युवा चेहरे बिहार की राजनीति में आते हैं तो राजनीति बदलेगी? जातीय आधारित जिस तरीके का माहौल है बिहार की राजनीति में, वो बदलेगा? चिराग पासवान को आप कैसे देखती हैं? मतलब अगर बात सिर्फ युवा होने की होनी चाहिए तो मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगी कि मुझे लगता है कि आप राजनीति में आएंगी तो राजनीति बदलेगी। और जस्ट बिकॉज वो युवा हैं, एक खास एज ब्रैकेट में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पिता, उनका क्रेडेंशियल बस यही है कि वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, और जो वो ये फर्स्ट बिहार और क्या सब बोलते हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि बिहार मुझे बुला रहा है। लाइक आप झारखंड में हैं क्या MP? कि होनोलुलु में MP है या है ही नहीं? सिर्फ स्टेज शेयर कर लेने से, जो एक बहुत बड़ा देश का व्यक्तित्व है, उसके साथ स्टेज शेयर कर लेने से आप MP हो गए। मतलब हुए तो आप उसी वजह से MP हैं, क्योंकि अकेले अगर वो चुनाव लड़े तो उनको 5,000 से ज़्यादा नहीं आता है। तो नहीं, वो जिस सेंटेंस में आप तेजस्वी जी की चर्चा कर रहे हैं, हम न्यूट्रल होके बोल रहे हैं ऑनेस्टली, जो कि अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, और उसी ब्रेथ में आप चिराग पासवान जी की भी चर्चा करें, ये थोड़ा अनफेयर है। अभी उनको बिहार में आके और मेहनत करने की ज़रूरत है। MP कंस्टिट्यूंसी जो उनका है उसको पहले फर्स्ट बनाने की ज़रूरत है, राज्य में जितने भी कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें, फिर वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बातें करें। आपने फंड्स की बात की तो हम फंड्स पे भी एक बार आ जाते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर की बात करें हम, तो NDA इंडिया, एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी, महागठबंधन के पास तो पैसों की कमी ही नहीं है। रूलर पार्टी के पास फंड्स इतने हैं कि अकेले अपने दम पे, अगर विज़न किसी के साथ नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आपका फंड से क्या डेफिनेशन है। अगर आपको ये लगता है कि जिस तरीके से नई पार्टियां आके और पैसे को डिस्प्ले कर रही हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? देखिए ऑनेस्टली, अगर एक हमने जब सोचा कि हम राजनीति करेंगे तो सबसे पहला यही पॉइंट आया, पैसा कहाँ से लाएंगे। और कंसिडरिंग कि ये लोग, इन लोगों ने राजनीति को इतना घिना दिया है, पैसे से घिनाया ही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस पर नहीं चर्चा करेंगे। बट आपको भी पता है कि जाति तो आप कह रहे हैं, लेकिन खेला उसमें क्या हो रहा है चुनावों से 24 घंटे पहले, ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उसके अतिरिक्त नए नए लोग आ रहे हैं, वो टेंट लगा रहे हैं, मोदी जी के साइज का पोस्टर लगा रहे हैं हर गाड़ी पे। रेड बुल के प्रचार में जैसे गाड़ियाँ घूमती हैं, आप तो जानते होंगे एनर्जी ड्रिंक का, वैसे ही वो गाड़ियाँ पेंट करके घुमा रहे हैं। तो इतना जो पैसा है, ये तो डेफिनेटली वाइट मनी नहीं हो सकता ना। और जिसने अपने इलेक्शन में शुरुआत ही ऐसी की चुनाव की, वाइट मनी जिसका नहीं है, क्योंकि वो टाइकून तो नहीं है, बिजनेस टाइकून कोई, तो अब क्या फ्यूचर होगा ऐसे लोग अगर राजनीति में रहें। तो हाँ, हमने क्राउड फंडिंग की, क्योंकि हमारे नेटवर्क में आप कह सकते हैं कि बिहारीज जो अब अपने आप को एक्स बिहारी कहते हैं, जो बिहार हमेशा के लिए छोड़ दिए, वो लोग भी हैं, जो काफ़ी वेल टू डू हैं, अच्छी जगह सेटल्ड हैं, कई ब्रिटेन में हैं, कई कहीं हैं, और नॉन बिहारीज भी हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ बिहार आगे बढ़े, जिनको हम पे भरोसा है, हमारे जान पहचान के जो लोग हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की। तो हमारा डिस्प्ले कभी भी उस तरीके का नहीं हुआ है और नहीं होगा।
जितना पैसा चाहिए मिनिमम राजनीति करने के लिए, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट। क्राउड फंडिंग डिफिकल्ट है। क्राउड फंडिंग बहुत, हमसे लोग अक्सर ये चीज़ पूछते हैं कि ऐसे वैसे ऐसे। रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है राजनीति में, और यही कारण है कि नए लोग उसमें घुस नहीं पाते, क्योंकि बाकी लोग पैसे का ऐसा नंगा नाच करते हैं कि ईमानदार लोगों को उसमें घुसने में दिक्कत होती है। लेकिन हम बहुत ही जुझारू किस्म के और ज़िद्दी आदमी हैं, तो कोई चिंता नहीं करे, हम कर लेंगे उसका बंदोबस्त। इससे एक बात तो साबित हो जाती है और क्लियर भी हो जाती है कि प्रशांत किशोर के साथ तो आप नहीं जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके विज़न और आपके विज़न में काफ़ी अंतर है। और जिस तरीके की बातें भी आप कह रही है उससे भी ये पता चल रहा है कि वो ऑप्शन तो आपके लिए है नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा लाइट कर लेते हैं माहौल। आपके ड्रेसिंग कोड और मास्क को लेके बहुत चर्चा होती है। हमेशा ही कहा जाता है कि इसीलिए जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, क्योंकि आप एक ड्रेस कोड में रहती हैं, क्योंकि अच्छी पर्सनालिटी हैं, बाहर से आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छा इनकम था, आपने छोड़ के सब कुछ बिहार आई हैं। इसकी क्या स्टोरी है मास्क की और आपके ड्रेसिंग सेंस की? क्योंकि अक्सर तो नेता वाइट कपड़ों में दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े चाहे दाग कितने भी हो। किसने कहा है कि जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही? हमने तो अभी आपको कहा ना कि जितने कम दिनों में हम घूमे, उसमें तो हमें जितने वोट्स आए, तो एक्सेप्टेंस ही दिखा रही है जनता, एक्सेप्टेंस ही दिखा रही है। और हमारा मीडिया, मतलब पत्रकारों के द्वारा उस वक्त में उस तरीके का कवरेज भी नहीं था, फिर भी हमें उतना लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये सब तो फालतू की बातें हैं, लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। कि ऐसा नहीं है कि आप चोटी बना के चले जाइए, मतलब उससे पहले आप कुछ भी करते रहिए और उसका चोटी बना लीजिए, तेल लगा लीजिए, चप्पल पहन लीजिए और लोग मान लेंगे कि गरीब हमारे मसीहा आ गए। नो, उनको मालूम है कि ये किसी को कोई भी कपड़ा पहन के आए, ये इसके पास बहुत पैसा होगा। तो हम जब ट्रूथफुल होके जाते हैं तो लोग उसको एडमायर करते हैं, लोग ये चीज़ पसंद करते हैं कि चलिए कम से कम ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि उस तरीके से नहीं सोचते जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के लोग सोचते हैं। आजकल पद यात्रा का एक नशा छाया हुआ है, मतलब हर आदमी जो है वो पद यात्रा करने में लगा है। आपको क्या लगता है कि गाँव में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप राजनीति में क्यों आते हैं? गरीबों का संघर्ष कम करने के लिए आते हैं। और ये बेसिकली तो जो भी राजनीति करते हैं दिल्ली की मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि इजी एक्सेस मिले और ज़्यादा ये फैल जाए एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप जब संघर्ष अपना दिखा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उजला करके और ये सब दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता को लग रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत संघर्ष किया, हा इनको वोट कर देते हैं? उनको कोई लेना देना नहीं आपके संघर्ष से। आपने उनका संघर्ष कितना कम किया, वो चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा करें। तो हम जो भी पहन के जाते हैं लोग उसको पसंद ही करते हैं। और जहाँ तक मास्क का सवाल है, हम जब से राजनीति में आए हैं, आप एक महिला हैं तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको भी पता है कि राजनीति एक ऐसा स्पेस है जो कम्प्लीटली पुरुषों का स्पेस, कम्प्लीटली लाइक 100% वो है। और अगर आप राजनीति छोड़ भी दीजिए तो महिलाओं की सबसे पहले जो चर्चा होती है वो शक्ल को लेके होती है। चाहे सामने का चर्चा करने वाला खुद देखने में कितना भी खराब हो, बट अगर एक महिला सामने में आएगी तो उसकी शक्ल की चर्चा करनी है, फिर आपस में डिस्कस करना है। और ये सिर्फ पुरुषों की नहीं है, एक खास मानसिकता के लोगों की हैं। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, वैसे ही जैसे कि बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो महिलाओं की सिर्फ शक्ल की चर्चा करती हैं। और हमें लगता है कि अब 21वीं शताब्दी है, ठीक है, उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि शुरू में हमारी शक्ल की चर्चा होती थी, अब जो है वो हमारे मास्क की चर्चा हो रही। आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ पे मास्क की चर्चा नहीं हो रही होती तो क्या चर्चा हो रही होती? यू ऑल्सो नो ऑफ ऑल एवरीवन। तो जब हम इतना पावरफुल सोच लेके आए हैं और आप बेसिकली दे जस्ट ट्राई टू ड्रैग यू डाउन, यही उनकी मंशा होती है जिसकी वजह से चर्चाएं होती हैं। और हमारी ही जो थॉट प्रोसेस है या जो पावरफुल विचार हैं वो कोई और बोले तो आप उन पे ताली बजाने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने। और एक मुझे लगता है कि अब 21वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। मतलब लोग इतना अनअवेयर हैं सोशली, उनके इतना ये कंडीशनड है कि अभी हमने हाल फिलहाल में सुना कि कोई पुरुष कह रहा था कि अरे हम तो आपको अपना चेहरा दिखा रहे हैं, मतलब हमारे सामने में नहीं, किसी ने हमें वो वीडियो दिखाया जिसपे वो कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? मत दिखाइए आप चेहरा, पहन लीजिए मास्क। हमने तो नहीं कहा आपको कि आप आइए हमें अपना चेहरा दिखाइए, आप पहन लीजिए मास्क, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे आप थोड़ी डिसाइड करेंगे ये चीज़। तो बेसिकली ये मुद्दे भटकाने वाले इश्यूज़ हैं जिस वजह से ये चाहते हैं
कि मुद्दे भटका सके। अब मास्क एक इशू मिला है क्योंकि चेहरा नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, और जब हम व्यवस्था बदल देंगे, महिलाओं के लिए थोड़ा सुरक्षित बना देंगे चीज़ों को, तब मास्क हटा लेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, सवाल नहीं, आप जनता से ही बता दीजिए कि आपको इस बार क्यों वोट करें, क्यों एक्सेप्ट करें, और जो गलती 2020 में हुई वो 2025 में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने एक बहुत लंबा वक्त दिया है नीतीश जी को, और उन्होंने जो उनका बेस्ट था वो उन्होंने किया, और हम अब उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हम जब वोट करते हैं तो हम बदला लेने के लिए वोट करते हैं, चाहे वो जाति का बदला लेने के लिए करें या धर्म का बदला लेने के लिए करें। और जो एक पुराना पॉलिटिकल चैप्टर है वो अब बंद करने की, वो उसको क्लोज करने की ज़रूरत है। और इस साल पिछले 20 सालों की राजनीति को एंड करके एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत करते हैं, जो अगले 20-25 साल तक चलेगी। और रिवेंज वोटिंग नहीं करते हैं इस बार, बिहार को ध्यान में रख के वोटिंग करते हैं। और मैं ये भी जनता को याद दिलाना चाहूँगी कि जब नीतीश जी राजनीति करने के लिए आए थे, क्योंकि जो कम उम्र के लोग हैं उनको लगता है कि सिर्फ बूढ़े लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही सिर्फ इन लोगों को है। जब नीतीश जी राजनीति करने आए थे या लालू जी राजनीति करने आए थे, मतलब बिहार में जब नए नेता लोग आए थे, रामविलास पासवान जी आए थे, तो सभी 30s में ही थे। तो अब वो साल है इस साल कि आप जिन्हीं भी लोगों को जो 30s में हैं और अपने अपने क्षेत्र से जिनको आप आवाज़ बना के भेजना चाहते हैं, उनको इस बार भेजिए ताकि वो आपके क्षेत्र की आवाज़ उठा सके। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि ये साल चुनावी साल है, और चुनावी साल में पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में है, और जो गलती 2020 में हुई वो इस बार 25 में नहीं होगी। अब देखना होगा किस गठबंधन के साथ जाती हैं, कितनी सीटों पे लड़ती है, और क्या इस बार बिहार बदलाव की ओर बढ़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।